हाँ जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था ऑर्गेनिक में? एस्टर की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड फिशर एस्टरिफिकेशन। मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई है ना हमारी फिशर एस्टरिफिकेशन की? यस सर। यस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें। एस्टर की मैकेनिज्म में मैंने थोड़ा सा आपको एक स्पेशल केस बता दिया था ना कि अगर आपके पास में जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री है तो क्या होगा, वो सब नोट कर लिया था ना हमने अलग से। यस सर। ठीक है, उसमें 3 डिग्री अल्कोहल के केस में तो होगा ही होगा, वहीं पर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ एक चीज और ऐड कर लो, एक सेकेंडरी ऑक्टाइल अल्कोहल जो होता है, सेकेंडरी ऑक्टाइल अल्कोहल ब्रैकेट में लिख लेना, उसमें भी सेम ऐसे ही चलेगा, सेकेंडरी 2 डिग्री ऑक्टाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ऑक्टाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जरा एक दो क्वेश्चन बताइए आप पहले, अब तक जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड। CH3 थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस आपके पास। CH3 COOH प्लस CH3 CH C2H5 और CH के साथ है OH। हाँ जी, ये कार्बन आपका कायरल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है R। एरो के ऊपर लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी? यस सर। यस सर। दोनों केसेस में सर चेंज होगी मेरे साथ। सर फर्स्ट वाले में सेम रहेगी, सेकंड वाला देख रहा हूँ, एक मिनट। सर बोथ केसेस आएंगे फर्स्ट में। सर फर्स्ट वाले में सेम ही रहेगी शायद। सर फर्स्ट वाले में सेम रहेगी, सेम दूसरे रहेगी, वाले सेम में रहेगी। रेसिपिक मिक्सचर बन जाएगा। R था यहाँ पर, रिएक्टेंट में सेम रहेगा R, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, रेसिपिक मिक्सचर बन जाएगा। हाँ जी, इस केस में क्या करना है? इसमें भी सेम रहेगी सर? यस सर, यस इसमें भी सेम ही रहेगी।
यार थोड़ा सा पेज पलट के नोट तो पढ़ लो, लास्ट में क्या लिखा है वो सर यार। रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा सर, कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है। मैकेनिज्म हो जाए, चेंज हो जाएगी भाई, 3 डिग्री अल्कोहल है। जरा देखो पेज पलट के क्या लिखा है वो यार। मिक्सचर बनेगा यहाँ पे रेसिमिक। बताइए बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी, जो लोग कह रहे थे सेम ही रहेगा, बात समझ में आई नहीं आई? इसमें अच्छा थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लो यहाँ पर, ये कोई पर्टिकुलर कंफ्यूरेशन चल रहा था हमारे पास, मान लेते हैं इसमें भी आर कंफ्यूरेशन चल रहा है। ये सर आगे समझ। आर कंफ्यूरेशन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों बन जाएंगे। नेक्स्ट। अच्छा अब आपसे इसमें रेट के बारे में बात चल रही है, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन किस चीज पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन आपको पहले वाली मैकेनिज्म के लिए ही बताना है, ये 3 डिग्री अल्कोहल वाले के लिए नहीं पूछ रहे हैं, नॉर्मल मैकेनिज्म के लिए पूछ रहे हैं। बताइए किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? सर सॉल्वेंट पे कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है? देखिए मेन जो डिपेंड करेगा वो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसके हिंड्रेंस पे, और जो अटैक कर रहा है उसके हिंड्रेंस पे। मतलब एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे। तो हिंड्रेंस जो है वो दिक्कत करेगा दोनों ही तरीके से। तो आपके पास में एसिड भी छोटे से छोटा होना चाहिए और एल्कोहल भी छोटे से छोटा होना चाहिए। भाई क्या रिएक्शन होती है यहाँ पर, आपको पूरी मैकेनिज्म लिखाई हुई है, आप मैकेनिज्म देखिए क्या रिएक्शन चलती है इसमें। आपके पास आर सॉरी आर सी ओ एच, हाँ जी आर सी ओ एच है और आर ओ एच है। और यहाँ पर ये जो लोन पेयर है वो अटैक करता था। अब अगर लोन पेयर, पहले तो क्या मीडियम एसिडिक हम लेते थे, तो लेते थे जिसमें H क्या पॉजिटिव। ये ओ एच पॉजिटिव के फॉर्म में पहले आ जाया करता था, और उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अटैक करता था इस पर। तो देखिए अगर मान लीजिए ये आर डैश का साइज बड़ा होगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़िया होगी या बेकार हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। बेकार हो जाएगी। और अगर आपके पास में इस वाले आर का साइज बढ़ा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी, मतलब हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो आपके पास में एसिड भी छोटा होना चाहिए और एल्कोहल भी छोटा होना चाहिए एस्टरिफिकेशन, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन में डायरेक्टली लिखेंगे रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी किस किस के साइज के, साइज ऑफ आर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज वेल एज साइज ऑफ आर डैश के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एल्कोहल भी छोटा चाहिए, एसिड भी छोटा चाहिए, अगर आपको रिएक्शन की रेट फास्ट करनी है। ठीक है, तो जैसे ये बताओ फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है। इसकी किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है, अल्कोहल फिक्स कर दो कोई भी ले लो आप अपनी मर्जी से, CH3OH ले लो। हाँ जी, तो इन तीनों के रेट का ऑर्डर क्या होगा एस्टरिफिकेशन का? ABC। A, ये B, सबसे C. पहला है, then B, और सबसे लास्ट में आएगा C। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद
ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन एस्टर का। इसके अलावा एक और मेथड, वैसे 3-4 बार पढ़ चुके हैं, अब अलग से उसको क्या पढ़ना, बट फिर भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। सेकंड मेथड देख लीजिए, अल्कोहल बनाने। आप ही बताओ एस्टर बनाने का नेक्स्ट मेथड। एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से हुई तब तो बन ही गया, लेकिन अगर कभी गलती से हमारे पास एसिड नहीं है तो कैसे बना सकते हैं एस्टर? सेकेंडाइड और एनहाइड्राइड के केस मॉडिफाइड एसिडिफिकेशन के लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है? एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड। क्लोराइड भी यूज किया जा सकता है और एनहाइड्राइड भी यूज किया जा सकता है। हाँ जी, किसके साथ करवाएं इसकी रिएक्शन? किसके साथ करवाएं? OR माइनस एस्टर ओ हाँ? ये एसिड की जगह लिया है, एसिड की जगह अल्कोहल अल्कोहल तो लेना ही है, ठीक है, बट यहाँ पर अल्कोहल लेना जरूरी नहीं है। और इवन रेट बढ़ाने के लिए हम अल्कोहल की बजाय यहाँ पर और क्या लेते हैं? अल्कोहल नहीं लेते। RO बेटर क्या होगा अगर आप RO माइनस RO माइनस वो ज्यादा बेटर, ठीक है। तो RO माइनस ही लिया जाता है। अच्छा, एसिड वाले केस में RO माइनस क्यों नहीं लिया जाता है? एसिड बेस रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन का चक्कर पड़ जाएगा ना, यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो RO माइनस ज्यादा बेटर होता है मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन के लिए, अटैक करवाते हैं। और इसीलिए आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन में H प्लस का होना जरूरी नहीं होता है, याद है ना? यस सर बता। ये ऊपर नीचे Cl बाहर, बताइए क्या बन गया? R डैश कर लो यहाँ। ऐसी इसमें कहीं भी अटैक करवा दो। अच्छा, एक तरफ मिथाइल होता और एक तरफ इथाइल होता तब क्या करवाते? मिथाइल वाली साइड पर होता है। मिथाइल वाली साइड पर। जहां एंड्रेंस कम मिलता वहां अटैक। क्या बन गया? आ रही बात समझ में? तो ये 3 मेथड एक तरीके से हमने देख लिया। सिंपल एसिड से बनता था, उसके अलावा एसिड डेरिवेटिव 2 कौन कौन से, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में एस्टर से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उन दोनों से भी एस्टर बनाया जा सकता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ एस्टर। इसमें आता है मेन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और अभी ये जो हाइड्रोलिसिस है, वैसे तो देखो हमें मालूम है सिंपल, एस्टर की हाइड्रोलिसिस से क्या क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड और अल्कोहल। तो क्या क्या बनना है वो तो देखो कोई नई बात नहीं है, वो तो हम जानते हैं कि एस्टर अगर है, इसकी आप चाहे एसिडिक मीडियम में करवा दो चाहे बेसिक मीडियम में करवा दो, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे एसिडिक मीडियम चाहे बेसिक मीडियम में, तो क्या हो जाएगा आपके पास में? RCO OH अलग, मतलब एसिड वाला पार्ट अलग, और जो एल्कोहल वाला पार्ट था वो अलग। लेकिन अब जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इसकी मैकेनिज्म। इसकी एक्चुअली 4-5 मैकेनिज्म चलती हैं, अलग अलग एस्टर के हिसाब से आप कौन सा मीडियम ले रहे हो, अलग अलग मैकेनिज्म यहाँ पर चलती है। तो एक बार थोड़ा थोड़ा सा इनका देख लेते हैं कौन कौन सी मैकेनिज्म आपके पास हैं। उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट नाम अलग अलग है, तो कई बार अगर नाम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी मैकेनिज्म से आखिर एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो सकती है, ठीक है। तो इसमें लेंगे ड्यूरिंग ester hydrolysis there are two types of bond breaking. Yeah, two types of bond breaking are possible. Two types of bond breaking
अच्छा, एक बात और बतानी थी आपको। मैंने टाइम टेबल देखा आपका कल वाला, तो कल हमारी 2 क्लासेस हैं, एक मॉर्निंग में है, मतलब जो रेगुलर होती है, और उसके अलावा इवनिंग में है। तो कल ही हम लोग हिमांशु पांडे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। प्रॉपर हमारे पास जो एक्स्ट्रा क्लास है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो कल जो भी आपका थोड़ा बहुत अगर बचा हुआ है तो हिमांशु पांडे कर लेना। कल 2-2 लेक्चर्स में डिस्कशन ही चलेगा हिमांशु पांडे का। ये अभी खत्म होने वाला है चैप्टर आपका। During ester hydrolysis, two types of bond breaking are possible. Two types of bond breaking are possible. कल टेस्ट थोड़ी नहीं था आपका, नेक्स्ट संडे को है ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, bond sir. breaking are possible. हाँ जी, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, एसाइल बॉन्ड ब्रेकिंग, एसाइल बॉन्ड ब्रेकिंग, और नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड, एल्काइल बॉन्ड ब्रेकिंग। एल्काइल बॉन्ड ब्रेकिंग नाम से वैसे समझ में आ ही गया होगा, बट यहाँ पे हम शॉर्ट में समझने के लिए लिख लेते हैं। हाँ जी, एसाइल बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होगा? एसाइल बॉन्ड ब्रेकिंग में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा आपका? ये वाला, Yes. ठीक है, एसाइल। और इधर से देखो एल्काइल अलग नहीं हुआ है, एल्कोक्सी अलग हुआ है, ठीक। और अगर एल्काइल बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो फिर कौन सा बॉन्ड ब्रेक? ओ आर डैश, ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ में आ रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग कौन कौन सी पॉसिबल है? काम वही होना है अल्टीमेटली, क्या क्या होना है? एसिड बनना है, एल्कोहल बनना है, लेकिन उसको बनने के तरीके हमारे पास में अलग अलग है। तो कभी आपके पास में एसाइल वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कभी एल्काइल वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। एसाइल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा और एल्काइल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, वो चीज समझ में आ गई। इस वाले केस में क्या चल रहा होगा? इस वाले केस में आपके पास में जो पानी है, उस पानी का OH तो इस तरफ और H इस तरफ, ऐसे एसिड और एल्कोहल बन रहा होगा। इस वाले केस में क्या हो रहा होगा? पानी का H तो इस तरफ और OH इस तरफ, इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। आ रही बात समझ में? तो हमारे पास हाइड्रोलिसिस के दौरान 2 तरीके की ब्रेकिंग पॉसिबल है, और उसी के हिसाब से हमारे पास में कुछ मैकेनिज्म यहाँ पर हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। टोटल 4 मैकेनिज्म मैं बताने वाला हूँ अभी आपको हाइड्रोलिसिस की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म से। ये सब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की मैकेनिज्म चल रही है। फर्स्ट मैकेनिज्म 1, मैकेनिज्म 1। मैकेनिज्म 1 का नाम भी है, एक प्रॉपर नाम भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, कैपिटल BAC2 एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर हाइड्रोलिसिस, हाँ जी, इसमें मैं मतलब समझा देता हूँ आपका। इस कैपिटल B का मतलब तो है जी बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ठीक है। AC का मतलब आप बता दो, AC का क्या मतलब होगा? एसाइल। एसाइल। एसाइल बॉन्ड ब्रेकिंग। AC का मतलब है एसाइल बॉन्ड ब्रेकिंग। और इस 2 का मतलब भी बता सकते हो क्या? बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। बाई मॉलिक्यूलर ऑर्डर को बता रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे चलेगी ये वाली। तो एक एस्टर मैंने ले लिया है आपके सामने, हाँ जी, मीडियम बेसिक है, OH माइनस। बाकी हाइड्रोलिसिस है तो पानी तो होगा ही हो, वो लिखो चाहे ना लिखो, वो तो अंडरस्टूड है, पानी तो है ही। चलिए सोचिए, बताइए क्या हो रहा होगा, किस तरीके से हो रहा होगा, बताओ। बोलो भाई, कौन कहाँ कैसे अटैक कर रहा है? OH माइनस कार्बोनिल कार्बन पे पे अटैक होगा। यस। OR हेड अटैक और H प्लस ले लेगा पानी से। क्या बनेगा पहले आपके पास यहाँ पर? RCOH
और ओ आर, ठीक है, आर डैश है। हाँ भाई, इसके बाद में क्या होगा, मीडियम बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में OH तो पानी एक्स्ट्रा में, तो देखो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या पॉसिबिलिटीज सुनना समझना है, ये O माइनस जो है वो पुश करे, अब इनमें से जो भी बेटर लीविंग ग्रुप है वो हट सकता है वैसे तो, पर यहाँ पर क्या है ना, पानी एक्सेस में है, OH माइनस पानी एक्सेस में, तो अल्टीमेटली जो रिएक्शन जो आगे की तरफ जो जाएगी वो कौन सी वाली जाएगी, जिसमें कौन बाहर निकल रहा होगा, OR ओ dash आर डैश। क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी लगाई हुई है जिसमें हमारी रिएक्शन OR माइनस को हटाए, OH माइनस आपने पानी ये सब एक्सेस में लिया हो, क्या बनेगा जब OR माइनस अलग बाहर निकलेगा, तो बाहर कर दो उसको, R CO OH, RCOOH प्लस R डैश O माइनस, वो आपको समझ में आ रहा है, बेसिक मीडियम में तो वैसे भी ये तो ऐसे रह नहीं सकता, ये H इधर चले जाएगा, क्या बन जाएगा, RCO माइनस प्लस R डैश OH। थोड़ा सोच के बताइए, यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है वो 2 कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, दो स्टेप्स में हो रही है। 2 कैसे एक्सप्लेन करोगे, आपके पास में RDS का पता कीजिए सबसे पहले, तो RDS कौन सा है, तो जो हमारा पहला पहला दो वही RDS है। अब इस स्टेप में अगर ये RDS है तो ये बताइए कि टोटल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो आपके पास एस्टर वाला और एक OH माइनस, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अकेले का काम तो है नहीं यहाँ पर, तो अगर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर तो दोनों की कंसंट्रेशन आ जाएगी, कैसे लिखोगे, रेट लो एक्सप्रेशन अगर लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर टू द पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस टू द पावर 1, तो बताइए बाई मॉलिक्यूलर हो गया या नहीं हो गया, यस इसलिए यस इसलिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो ये पहली मैकेनिज्म आप लिख लीजिए, इसका नाम होता है B2AC। एक क्वेश्चन बताएंगे इस पे, बताइए, और इसमें ना थोड़ा सा आपके लिए घुमाया है, ये OH माइनस जो है इसमें ये वाला OH माइनस वाला जो ऑप्शन है वो O18 है, दिस इज O18, बताइए क्या बनेगा, हो गया सर। बताइए भाई क्या क्या बनेगा, सर वो
जो ओ ओ वाला बॉन्ड है सर उसको अलग करके H लगा देंगे और सर वहाँ पे O18 वाला आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। O18 बताइए किसके साथ आएगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। CH वाले से। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। पक्का? यस सर। कार्बोक्सिलिक के साथ आ जाएगा CO माइनस, किसी पे भी लगा दो, एक ही बात है, O18 यहाँ लग जाएगा। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है कि सर यहाँ क्यों लगा दिया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, वो तो रेजोनेंस चल रहा है ना, दोनों ऑक्सीजन एक ही जैसे हैं। प्लस, और इसके कन्फिगरेशन के बारे में कोई कमेंट नहीं करोगे दूसरे वाले एल्कोहल के आ कन्फिगरेशन? रही है सर। सेम ये चीज change है। आ रही रहेगी सर। CH3CHOH ET स्टिल द सेम। इस कार्बन का कन्फिगरेशन अभी भी क्या रहेगा? R कन्फिगरेशन। लिख लीजिए यहाँ तक। सेकंड मैकेनिज्म पे आते हैं, मैकेनिज्म 2। सर कॉन्फ़िगरेशन तब बदलता है ना अगर 3 डिग्री होता। कायरल है इसलिए बता रहा हूं ना, 3 डिग्री का उससे क्या लेना देना। जी सर, कॉन्फ़िगरेशन बदलता कब? हाँ बदलता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो जो बदलने वाली चीज हमने पढ़ी है वो एस्टरिफिकेशन के लिए पढ़ी है, अभी हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंट है। अभी हम दूसरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें वो आपको आइडिया लग जाएगा। उससे पहले जो पढ़ लिया उससे कंफ्यूज मत करो, दोनों हम रिवर्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी। वो एस्टरिफिकेशन था, अब एस्टर पहले से है, उससे हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो फिर इसमें कैसे पता लगेगा कि कब बदलेगा? अभी दूसरी मैकेनिज्म पढ़ तो लो तब पता चलेगा। ओके सर। अभी 4 मैकेनिज्म पढ़नी है इसमें आपको। हाँ जी, सेकंड मैकेनिज्म। इसका नाम है AAC2 एस्टर हाइड्रोलिसिस। हाँ भाई, अब इसमें एक एक चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, पता है ना। इस कैपिटल A का क्या मतलब हुआ? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम। AC का क्या मतलब हुआ? Style bond. और 2 का क्या मतलब हुआ? बायोमोलिकुलर। चलिए स्टार्ट कीजिए, कोई एस्टर ले लीजिए। हाँ जी, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? एसिडिक मीडियम, पानी तो है ही। चलिए स्टार्ट कीजिए, कैसे करोगे? सबसे पहले क्या होगा? कार्बोनिल कार्बन के पास वाले ऑक्सीजन के पास हो जाएगा H पॉजिटिव। भाई ये तो H+ तो इसके पास चला गया, और ये जो ऑक्सीजन है पानी वाला, इसने अटैक कर दिया है हमारे कार्बोनिल कार्बन से। बताओ क्या बनेगा? RCOH OR- OH2+। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट। अब इसमें RDS यही होता है, तो 2 तो आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। अब देखिए आगे क्या होगा इसमें। अब आप चाहो तो अगले स्टेप में ऑक्सीजन पे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के H+ हटा सकते हो, हटा दो। क्या बनेगा? RCOH OH और OR-। अब आप याद कीजिए, हमने पढ़ाई की कार्बन पे जब 2-2 OH होते थे तो हम फटाफट पानी हटा दिया करते थे, है ना। लेकिन इस केस में पानी नहीं हटेगा। इस केस में क्या होगा? देखिए, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ये भी पुश कर रहा है, इधर से इसके पास भी है, ये भी पुश कर रहा है, और इसके पास भी है, ये भी पुश कर रहा है। तो बेसिकली तीनों पुश कर रहे हैं और किसी एक को हटाने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन ली हुई है, पानी जो हमने एक्सेस में लिया हुआ है, तो पानी अगर एक्सेस में है तो OH तो यहीं जुड़ा हुआ रहेगा, और क्या चीज अलग हो जाएगी यहाँ से? OR। और OR क्या यहाँ पर R-O- के फॉर्म में अलग होगा क्या? हाँ जी, OR क्या? OH ROH। ROH ROH मीडियम एसिडिक चल रहा है। तो आप एक काम भी कर सकते हो यहाँ पर, ये जो आपके पास OH2+ था, इसमें से जो आपने H हटाया था, आप चाहो तो इसी H को यहाँ पर लगा करके और फाइनली यहाँ से इसको किस फॉर्म में बाहर निकाल सकते हो? R-OH।
हाँ जी, बॉन्ड बताइए, बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, एसाइल या एल्काइल? एसाइल। एसाइल। इसीलिए यहाँ पर एसी चलता है, ठीक। और इस R डैश OH के अलग होने के बाद, बट इसको तो प्रोडक्ट में लिख देंगे ना, यहाँ क्यों लिखते हैं? हाँ जी, क्या बन जाएगा, RCOOH। मैंने बेसिकली H प्लस हटा दिया है, फिर ये कह लीजिए कि यहाँ जो एक H प्लस एक्स्ट्रा था वो मैंने इस R को दे दिया, तो ये आपके पास में RCOOH प्लस R डैश OH। लिख लीजिए पूरी मैकेनिज्म। सर फर्स्ट स्टेप में तो 3 रिएक्टेंट्स है सर, मॉलिक्यूलरिटी 2 कैसे आई? वो 3 रिएक्टेंट आपको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो सब कुछ मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, एक्चुअली 3 है नहीं। सबसे पहले एसिडिक मीडियम में जो H प्लस है ना, वो कैप्चर कर लेगा ऑक्सीजन, फिर जब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो है आपकी आरडीएस। अगर ओके सर। कंफ्यूजन है तो इस एरो के ऊपर आप आरडीएस, ठीक है। यस सर। बताइए भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। O18 का बस ध्यान रखना है और तो सिंपल ही है। CH3COH और 18 वाला उसके साथ चला जाएगा अल्कोहल। 18 वाला अल्कोहल। ET के साथ। सिंस एसाइल वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एसाइल वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली किसके साथ जाएगा, एल्कोहल वाले पार्ट में चले जाएगा। लिख लीजिए। हाँ जी, नाम समझ में आ गया। यस सर। यस सर। जरा बताइए क्या क्या है यहाँ पे, बी का मतलब बेसिक मीडियम, बेसिक, मीडियम में अल्काइल। अल्काइल और मॉलिक्यूलरिटी। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल वाले बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, और जो ऐसे मतलब बाई मॉलिक्यूलर, टू का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर। सवाल आता है ये वाली मैकेनिज्म कब होगी, इसके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप का एस्टर होता है तब होता है ऐसा। अदरवाइज तो आपके पास में जो मैंने ऊपर मैकेनिज्म लिखी है ना, बेसिक और एसिडिक मीडियम वाली, वही चलती है। बेसिक मीडियम में पहली वाली चल जाएगी, एसिडिक मीडियम में दूसरी वाली चल जाएगी। तो ये वाली बेसिक मीडियम वाली कब चलेगी, जिसमें एल्काइल टूटे, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है बेसिक में एसाइल टूटता है। ये कब होगा, तो कब होगा ये, इधर देखो, एक एग्जांपल से समझो। नॉर्मल केसेस में ये नहीं होगी, नॉर्मल केसेस में तो कौन सी मैकेनिज्म चलेगी बेसिक मीडियम में, फर्स्ट। पर ये कब होगी, इधर देखो।
थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, रिएक्टेंट मैंने लिखा है और इस केस में ये मैकेनिज्म होती है। थोड़ा सोचिए, बताइए कि क्या क्या चेंजेस हमने करने पड़े इसमें और कब जाकर के ये वाली मैकेनिज्म हो रही है। सर जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे काफी ज्यादा कम हो जाए, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ठीक। कम होगा कार्बोनिल कार्बन पे। इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। शिवम, Steric और hindrance पार्शियल Steric पार्शियल hindrance। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी कार्बोनिल कार्बन पे ज्यादा ही है, सर अभी भी। स्टेरिक हिंड्रेंस का अच्छा Yes, स्टेरिक sir, हिंड्रेंस। steric hindrance। हमने स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया उस पे इतना ज्यादा कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो वहां जाने से कतरा रहा है, डर रहा है वो वहां जाने से। हिंड्रेंस उसका इतना बढ़ा दिया। अब होता यह है कि अगर न्यूक्लियोफाइल आपके पास में इस सीओ कार्बोनिल वाले कार्बन पे अटैक करता है, तब ऑब्वियसली एसाइल बॉन्ड ही ब्रेक होता है। अगर आपको एल्काइल बॉन्ड ब्रेक करवाना है तो फिर अटैक यहाँ करवाना पड़ेगा इस कार्बन पे। तो अब देखिए दो चेंजेस किए अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। एक तो मैंने इस कार्बोनिल वाले कार्बन पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और इस कार्बन पे मैंने हिंड्रेंस बहुत ज्यादा घटा दिया। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, Yes। ये Yes, सिंपल sir। SN2 रिएक्शन चल रही है, ध्यान से देखिए, सिंपल SN2 रिएक्शन है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। दिस इज योर लिविंग, काम खत्म, बस इतनी सी रिएक्शन। क्या क्या बन गया देखो, मिथाइल मिथाइल CO पे माइनस, और यहाँ क्या आ गया CH3OH। देखो अल्टीमेटली बनना वही है, एसिड बनना है, एल्कोहल बनना है। बस थोड़ा सा ऑक्सीजन पे पूछ सकता है आपसे, ऑक्सीजन पे O18 वगैरह लगा करके कौन सा कहाँ गया कैसे गया, है ना। तो यहाँ पर आपके पास में अगर एल्काइल वाला बॉन्ड तोड़ना है आपको, तो OH माइनस को अटैक करना पड़ेगा एल्काइल ग्रुप पर। OH माइनस एल्काइल ग्रुप पे कब अटैक करेगा? देखिए चार्ज में तो हम जीत नहीं सकते कार्बोनिल कार्बन से, चार्ज तो हमेशा ज्यादा ही होना है कार्बोनिल कार्बन पे, लेकिन हमें इससे जीतना है, अटैक यहाँ होना चाहिए। तो कैसे जीत सकते हैं हम? हिंड्रेंस कम करके यहाँ, और यहाँ हिंड्रेंस बढ़ा करके, और कोई तरीका नहीं। आ रही है क्या बात समझ में? बोलिए। Yes, sir। ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड देखिए, एक और तरीके से भी आपके पास एल्काइल बॉन्ड टूट सकता है। ये एकदम सिंपल किसकी तरह रिएक्शन चल रही है? SN2। ठीक, SN1 की तरह और करवा दो, SN1 की तरह। बताओ कैसे करवाओगे? उसको मैकेनिज्म 4 कहते हैं, वो है मैकेनिज्म 4। नाम होता है उसका BAL1। वो SN1 की तरह, ये SN2 की तरह थी, वो SN1 की तरह। सोचिए भाई थोड़ा सा, क्या इसमें चेंजेस करें कि SN1 की जगह दूसरी तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा देंगे यस और उधर कम कर इधर कम कर देंगे। दूसरी तरफ 3 डिग्री कार्बन लगा यस देंगे। सर 3 डिग्री लगा नहीं मतलब ये कह रहे हो कि ये मिथाइल की जगह क्या करते हैं? 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल लगा। टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया। और क्या करें इस तरफ? फिर इस तरफ बहुत कम। इस तरफ ऐसे सेम रहने देंगे इस तरफ तो। इस तरफ एक्चुअली ना सेम भी आप रख सकते हो, ये वाला जो ऊपर यस लगा सर कर दो। बाकी अगर सिंपल, अगर जैसे मान लो CH3 भी है ना, तो भी ये वाली मैकेनिज्म हो जाती है। ये आप रखोगे तब तो ठीक है, बाकी सिंपल में भी हो जाती है। क्यों हो जाती है समझो। हाँ जी, पानी है, यहाँ सॉल्वोलिसिस हो जाएगी। ध्यान से देखिए, सॉल्वोलिसिस हो जाएगी बड़े आराम से। कैसे? कार्बोकैटायन स्टेबल बनने जा रहा है, स्टेबल का। यस क्या सर। बनेगा? CH3CO माइनस प्लस C प्लस, ये हुई है सॉल्वोलिसिस, जैसे SN1 का फर्स्ट स्टेप होता था। तो ये बताइए इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका रोल है इस रिएक्शन में, जो कि RDS भी है? सिर्फ किसका रोल है? एस्टर का?
न्यूक्लियोफाइल से तो कोई लेना देना ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल की तो जरूरत ही कहां पड़ेगी हमें अब सेकंड स्टेप में, किसके ऊपर अटैक करवाने में, इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करवाने में। तो सेकंड स्टेप में जाके आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और क्या बना लेगा, एल्कोहल। हाँ जी, क्लियर। ये 4 मैकेनिज्म है, इवन 5 में भी हो सकती है। आप ये जो मैंने एल्काइल वाली जो लिखी है ना, BaC2 और BAL2 और BAL1, ऐसे ही आपके पास में AAL2 और AAL1 भी होती है। तो वो उसी तरीके से आप सोच सकते हो एसिडिक मीडियम में, और किस किस तरीके से अब हम करवाएंगे। तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये आपके पास में 4 मैकेनिज्म हैं जो मेन मैंने बता दी। एसिडिक वाला कुछ आएगा, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है उसमें। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोडक्ट तो हम डायरेक्टली लिख ही दिया करते थे, बट वो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में आपसे ऑक्सीजन 18 वाला देकर के घुमाएगा कि बताओ ऑक्सीजन 18 एसिड में आएगा या एल्कोहल में आएगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे मैकेनिज्म चल रही हो, तो वो चीजें हमें पता होंगी। हाँ जी, इसके बाद में एस्टर की देखिए जो भी रिएक्शंस होती थी वो एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास में इसमें पढ़ने के लिए रिएक्शन एस्टर की कोई भी नहीं बची, सारी रिएक्शन हमने पढ़ ली है। एक तो रिसेंटली ही पढ़ी थी जो और कहीं नहीं आई थी, एक रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन एक्चुअली एस्टर की होती है, उसमें एल्डिहाइड कीटोन का कुछ नहीं होता, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको वहीं पर ही, क्योंकि इतने सारे वो नेम्ड रिएक्शन चल रही थी। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें रिफॉर्मेट्स की में क्या हुआ करता था। वैसे पढ़ चुके हैं, आप चाहो तो दोबारा मत लिखना, बस केवल इसको रिकॉल कर रहे हैं। हाँ जी, कौन बता सकता है बिना पेज पलटे, किसको जो भी थोड़ा बहुत याद हो, स्टार्ट करो। जो भी सर थोड़ा ये बहुत। उसकी तरह होती है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन की तरह। हाँ Yes, जी, sir. लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लाइक फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ करता था। वेरी गुड। Alpha hello ester लेते हैं. अल्फा है। एल्फा एस्टर लेंगे सर इसमें। इसका रिएक्टेंट जो चलता था वो चलता था अल्फा हेलो एस्टर, CH2 और ड्राई इथर में X। करते हैं, ड्राई एथर में करते हैं ग्रिग्नार्ड के लिए। जिंक के ये साथ। तो जिंक ड्राई और जिंक ड्राई। भी होता है। ये फिर जिंक होता है। लेकिन आप याद करो ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बनाते थे हम RX से, तो एक मेटल भी तो लिया करते थे, मैग्नीशियम। सर यहाँ पे जिंक लेंगे। जिंक यहाँ पे लेंगे। जिंक क्या लेना ड्राई पड़ेगा, जिंक मेटल ड्राई लेना पड़ेगा, जिंक। ठीक है, और जिंक वगैरह लेकर के सबसे पहले वो जिंक यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा RX बॉन्ड के बीच में। यस। CH2 ZNX CO, क्यों इतना अनस्टेबल हो रहा है। OET। हाँ भाई, इसके बाद क्या करते थे। सर सर इसी वो के ऊपर इसका नेगेटिव फॉर्म आता था सर, ये CH2 माइनस COOET। हाँ, न्यूक्लियोफाइल यूज अटैक होते हैं। करता था कार्बोनिल कार्बन। फिर फिर ये हमारे कार्बन पास कार्बन बन के अटैक करते। RCOH, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लीजिए आप, इसके ऊपर अब अटैक हुआ करता था। और अटैक होने के बाद बनता था आपके पास में, क्या बनेगा बोलो, R हाँ जी, CH OP माइनस, सिंपल जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की करवाते थे बिल्कुल वैसे ही। ये R माइनस वाला पार्ट इसके साथ जुड़ गया, CH2COOET। हाँ जी, इस O माइनस के साथ बताइए क्या जुड़ जाएगा। ये सर जिंक ZNX ZNX जुड़ जाएगा। और उसके बाद में क्या करवाओगे आप, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में।
तो उस हाइड्रोलिसिस के बाद आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCHOH COOH आ जाएगा सर, वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर भी हो जाएगा। CH2 COOH COOH क्या बोलते हैं इसको? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर नहीं है, हाइड्रोलिसिस एसिड क्या बनेगा फिर? एसिड ही बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थी रिफॉर्मेंट्स की रिएक्शन, जो कि एल्डिहाइड की भी थी और एस्टर की भी थी, तो हमने ऑलरेडी वहीं पे देख लिया उसको। सर। हाँ जी सर, अगर हम ये ना लेके आते, एल्डिहाइड ना लेके आते सर, इस रिएक्टेंट के साथ करवाते, तो सर सब्स्टिट्यूशन किसकी होती? सर एक्स निकलता या वहां पे हमारे SN2TH? अच्छा, मतलब जो आपका रिएक्टेंट है अगर उसी के साथ करवाते तो? यस सर। ये तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, पता है। आपके पास में जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ने की टेंडेंसी नॉर्मल एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। यस सर। यस सर, सॉरी। ठीक है भाई, तो एसिड डेरिवेटिव आपका कंप्लीट हुआ। अब काम आपके पास में बहुत है आप लोगों को। हिमांशु पांडे तो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर ही ली होगी आपने, तो वो तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे ही। कल डिस्कशन के बाद में आप लोग MS चौहान का एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव वाला जो पोर्शन है, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है वो? 8th 9th कौन सा चैप्टर है? 9th होगा शायद तक। 8 तो वो था ना एल्डिहाइड वाला, तो वो अब आपको स्टार्ट कर देना है। 1 मिनट, कितने क्वेश्चंस वगैरह हैं देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन है सर। 70 20 के आसपास। ये है 9th, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव ऑन पेज नंबर 461। 461 इसमें अब करना, अब क्या है, उतने ज्यादा आप क्वेश्चंस में अटकोगे नहीं, क्योंकि अब क्या है ना, बहुत कुछ अब हमने पढ़ लिया है। तो पुराना भी अगर कुछ आएगा तो क्लिक कर जाएगा हमारे दिमाग में। ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, 70 है। ठीक है, तो ये भी आप कर लेना। इसका भी डिस्कशन इसी वीक में रखेंगे, हो सकता है सैटरडे वाली क्लास में करें, क्योंकि संडे को जो आपका टेस्ट है वो शायद तक इसी टॉपिक का है। क्या है सिलेबस में? यस सर, यही टॉपिक है। यही टॉपिक है। तो कल तो पहले वो करके लेके आओ आप, हिमांशु पांडे। कल तो हिमांशु पांडे का करेंगे डिस्कशन, और उसके बाद में किसी एक दिन इसका भी डिस्कशन इसी वीक में हम लोग कर लेंगे, जब भी आप कर लो। तो ये भी फिक्स कर लेते हैं। बताइए फ्राइडे को करें या फिर इस बार भी तुम्हारी वही है क्या? इतनी सारी क्लास लगी हुई है या फ्राइडे ऑफ है, वीक ऑफ है? सर क्लासेस हैं। तो क्लासेस है सर, पर 2 बजे तक ही हैं। 2 बजे तक ही है मतलब? सर पहले तो 4:30 तक होती थी ना। अच्छा, मतलब केमिस्ट्री की 6 दिन है। यस सर। 6 days है। 7 क्लासेस। हाँ, और कल 2 हैं, 7 क्लासेस हैं। ठीक है, तो फिर देख लेंगे, फ्राइडे वाली क्लास में कर लेंगे इसको। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे किसी एक दिन कर लेंगे, आप तब तक कर लेना इसको। आप थर्सडे तक का टारगेट रखो, वो हम देख लेंगे फ्राइडे को करना है या सैटरडे को करना है। तो ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को एसिड और एसिड डेरिवेटिव में किसी तरीके का कोई अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह है, कुछ थ्योरी से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर ये वाली क्लास तो मैं आज यहीं एंड करता हूँ। बोलिए डाउट। ट्रांस वाली एक बार आपने वो अल्कोहल में बताई थी ना, वो एक बार फिर से उसका लिखवा दो, थ्योरी पार्ट। ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या? हाँ जी सर। अभी लिखवा देते हैं। देखिए आप बिल्कुल एकदम तुरंत क्लिक कर जाएगी आपको, बहुत ही सिंपल है। हेडिंग डाल लीजिए भाई सब लोग, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन CH3 CO
की रिएक्शन चल रही है CH3OH के साथ। मीडियम है जी एसिडिक। एसिडिक मीडियम है और उस एसिडिक मीडियम में हम एक एस्टर के साथ अल्कोहल ले रहे हैं। तो ये बताओ पहले तो, ये जो एस्टर है आपका, ये खुद किस किस से बना होगा? अल्कोहल CH3COH plus ETOH. CH3COH प्लस क्या? ETOH। और जब ये बना था तो एक्चुअली बस यही दोनों थे। उस टाइम पे ये पिक्चर में था ही नहीं मिथाइल अल्कोहल। अच्छा मुझे बताओ, अगर उसी टाइम पर अगर ये मिथाइल अल्कोहल होता तो आपका ये जो एसिड है वो इसके साथ रिएक्शन करता है या इसके साथ रिएक्शन करता है? क्यों करता है इसके साथ रिएक्शन? Less hindrance. लेस हिंडर्ड है, मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल है। दिस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ETOH। तो इन दोनों की रिएक्शन से आपका प्रोडक्ट एक्चुअली क्या बनता अगर ये दोनों होते तो उस टाइम पे? CH3COO मिथाइल लग जाता है यहाँ पे, मिथाइल OCH3। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे आपका मिथाइल अल्कोहल था ही नहीं, इथाइल अल्कोहल था। तो इन दोनों की रिएक्शन से ये वाला एस्टर आपका बन गया। अब हमें अपनी गलती रियलाइज हो रही है, तो अब हम गलती सुधार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिथाइल अल्कोहल हमने डाल दिया। तो ये ऐसी रिएक्शन है जो आपको गलती सुधारने का मौका देगी। H+ वही कंडीशन रख दीजिए, जो अल्कोहल यहाँ यूज हुआ है वो हट जाएगा और जिसको होना चाहिए था वो जुड़ जाएगा। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3COOCH3 प्लस क्या हो जाएगा? ETOH। ETOH। तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन यही है जिसमें आपके पास रिएक्टेंट क्या क्या होंगे? हाँ जी, रिएक्टेंट क्या क्या होंगे? ट्रांस एस्टरिफिकेशन एस्टर और प्रोडक्ट भी क्या क्या होंगे? एस्टर और अल्कोहल। एस्टर और अल्कोहल। आ रही है बात समझ में? अच्छा एक चीज और हो सकती है इसमें, ऐसा हो सकता था यहाँ पर तो है एस्टर और यहाँ अल्कोहल की जगह एसिड हो जाता, फॉर्मिक एसिड हो जाता मान लो, ठीक है? तो फॉर्मिक एसिड के साथ जोड़ देते आप उसको। यस सर। और जो एसिडिक एसिड है वो आपका अलग हो जाता। इसका मतलब ट्रांस एस्टरिफिकेशन का और रिएक्टेंट क्या हो सकता है? एस्टर और एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रोडक्ट क्या होगा? एस्टर और एसिड। ठीक है ना? तो एक ये भी रिएक्शन आप लिख लीजिए ट्रांस एस्टरिफिकेशन में, और साथ ही एक एग्जांपल और लिख लीजिए। ये लिख लो पहले तो, यहां तक लिखो। सर हाँ जी, सर आपने माइकल एडिशन करवानी है नोट्स में? मैं आज एक पिक भेज दूंगा, ठीक है? उसमें से आप लोग नोट डाउन कर लेना, मतलब उसके फिक्स हैं कि अगर गिलमैन्स रिएजेंट है तो माइकल होता ही है ना? उस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं उसमें, मैं एक पिक भेज दूंगा। सर जो आप कह रहे थे आपने रिएक्शन करानी थी, वो आप बाद में कराओगे? वॉकर्स प्रोसेस एंड ऑक्सो प्रोसेस ना? यस सर। हाँ वो मतलब एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है ना, बट फिर भी हम करवाएंगे उसको, बता दूंगा मैं आपको। सर हाँ जी, वो क्लेजन एस्टर वाला जो मैं पूछा था ना कि अगर ओ जैसे OET वहां पे भी लगा हुआ एस्टर में भी और हमने रिएक्टेंट में भी OET ले लिया तो सर ठीक है। सर अगर मैं रिएक्टेंट में OMe ले लिया तो सर हमारे प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन होएगी पहले? होगी।
ओके सर। बट उसमें वैसे होगा नहीं कभी ना, हमेशा वो ओईटी वाला ही चलता है उसमें। ओके सर। हाँ जी, सर इसमें एक एग्जांपल और ऐड कर लीजिए। हाँ सर पहले एग्जांपल करवा दो। बताइए, वही प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। एस्टर CH3COH और एसिड। लिख लीजिए। परसों वाली क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें आपका एमाइन वगैरह आएगा, और लगभग 10 लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, 8-9 में हो जाएगा, ज्यादा नहीं। इससे थोड़ा बड़ा है जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पढ़ा है, ये तो काफी छोटा था चैप्टर। सर ये उसके तो मुझे- क्वेश्चन 20-25 ही हैं एमएस चौहान में। हाँ, एमएस चौहान में उसके 20-25 क्वेश्चन है खाली, इसके वो नाइट्रोजन वाले के। अरे वो एक्चुअली उसके इतने कम है ना, क्योंकि ये एमएस जॉन क्या करता है, पहले दे देता है ना क्वेश्चन, तो आप खुद सोचो ना, हमने कई क्वेश्चन जो छुड़वाए हुए हैं पीछे यस सर, नाइट्रोजन वाले, एरोमेटिक वाले अभी पढ़ा है अभी। यस सर। तो वो सब कवर हो जाएगा उसमें। सर चलिए और बताइए, और किसी को कुछ पूछना हो तो। सर एक काम कर सकते हैं सर, हमने अब तक जितने भी नेम्ड रिएक्शंस पढ़ी हैं उनके सिर्फ नाम नाम लिख सकते हैं एक जगह। मतलब ये आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं लिखवा दूं, या फिर मतलब क्या पूछ यस रहे हो? सर एक बार लिखवा दो प्लीज। वैसे बेटर ये रहेगा कि आप लिखो उसको, जब नोट्स आप रिवाइज करो उसमें जहां जहां आपको नेम रिएक्शन आए उनको आप लिखो। बट बेटर ये है कि मतलब जैसे जैसे मैंने जो बताया हुआ है, अगर आपको लगता है कि नेम रिएक्शन से उस तरीके से याद करना है तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है, कोई चार्ट बना लो। मेनली तो आपको इसी वाले चैप्टर में मिली है नेम रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन वाले, उससे जी पहले सर। तो ज्यादा नहीं थी, और इसलिए कंफ्यूजन भी नहीं था उससे पहले, बट इसमें काफी सारी आ गई है। तो आप उनको है ना एक पेज पे लिख करके, और उनको आप 2-3 बार अगर देखोगे तो वो धीरे धीरे याद हो जाएंगी। बाकी तो जब भी जैसे पढ़ो तो पूरी ही ऑर्गेनिक पढ़नी है, तो वो धीरे धीरे 3-4 बार जब पढ़ोगे तो हो जाएंगी याद, ऐसा मतलब उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके सर। एक चीज पे मैं फिर भी देखो जोर देने के लिए कहूंगा, नेम आप भूल जाओ किसी रिएक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, उस रिएक्शन में एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है वो अंदर वाला मामला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। रेयरली ही बाय नेम पूछता है वो, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं पूछता, मेंस वगैरह में आ जाता है कई बार डायरेक्टली। 1-2 बार तो ये आया हुआ है कि परकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए परकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, सिनेमिक। सिनेमिक एसिड। कई बार बाय नेम पूछ लेता है बट उसके चांसेस काफी कम होते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई बाय नेम थोड़ा सा याद रखने में हमें डिफिकल्टी है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नाम भूल जाओ तो आपके पास अंदर उस रिएक्शन में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। नो वेंजल में क्या ओके हो सर। रहा है, परकिन में क्या हो रहा है, वो सब चीजें हमें अंदर वाली चीजें पता होनी चाहिए। सर हाँ जी, सर आपके पास कहीं जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं सर, उसका कोई चार्ट पड़ा है सर जिसमें किस किस के साथ कौन कौन करता है रिड्यूसिंग एजेंट वाला? बट वो अभी आप कंफ्यूज मत हो उस चीज में, वो जब पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी तब बताएंगे उसको तो। ओके सर। सर वो ना बुक जब भी ट्राई करते हैं सर उसकी दिक्कत आती है सर कि ये वाला उसको भी कर देता था। उसका है, और एक्चुअली ना वो दिक्कत रहेगी क्योंकि वो जो चार्ट जो मैं आपको भेजूंगा वो बहुत बड़ा चार्ट है, वो आपको वैसे भी याद नहीं रहेगा।
तो ओके आप कह सर। रहे हो मैं भेज दूंगा, बट वो उतना याद रहेगा नहीं, वो मुझे भी आज तक याद नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है आपको याद हो, बट फिर भी सर मैं भेज वो दूंगा। जैसे LiAlH4 होता है सर, वो याद ही नहीं रहता सर, एल्कीन्स के साथ भी कर देगा, वैसी चीजें होती हैं। हाँ तो मैं भेज दूंगा, एक बार भेज दूंगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसमें से वो चीज आप एटलीस्ट हाईलाइट करके उसमें से याद रख लेना। यस पूरा सर। चार्ट नहीं कर पाओगे आप याद, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे के चक्कर में मत पड़ना, मेन चीज कर लेना उसमें से। यस सर, मेन मैं अपना छोटा चार्ट बना लूंगा कोई। रेड्यूसिंग एजेंट का भी भेज दूंगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी भेज दूंगा चार्ट। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो मैं अभी आपको भेजने वाला था माइकल एडिशन वाला, वो बाद के लिए नहीं रखते हैं, अभी सेंड कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। माइकल एडिशन, दूसरा नाम क्या है माइकल एडिशन का? 1 4 एडिशन 1 4 1 4 हाँ एक पिक आई होगी, देखो जरा क्लियर है क्या? एक तो ये वाला पेज पढ़ लेना, एक और पेज है। दूसरा पेज देखना क्लियर है या नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर सेकंड पेज फिर से भेज दीजिए। सेकंड पेज क्या है ना, मैं टुकड़ों में भेज रहा हूँ, ओके सर। एक साथ भेजा था इसलिए थोड़ा सही नहीं आया, फिर से भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। ये जो बाद वाली 3 पेज है वो सेकंड पेज के ही है, मैंने वो पार्ट्स में कर दिया। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसमें जैसे लिखा हुआ है मतलब वो वैसा ही होता है, गिलमैन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में हो ही जाएगा। और भी आपके पास अलग अलग एग्जांपल हैं कुछ कुछ, एक बार चेक कर लेना। हाँ जी, और बताइए, और किसी को कुछ पूछना होगा? और कुछ पूछना है किसी को?
नहीं? ठीक है, तो फिर हिमांशु पांडे सॉल्व कीजिए आप, कल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं उसका। कोशिश करेंगे कल ही खत्म हो जाए, तो इसीलिए दोनों लेक्चर में वही चलेगा। सर वैसे ठीक है, कम फिर डाउट है हिमांशु क्या कह रहे हो? हिमांशु के बहुत कम डाउट्स हैं एमएस चौहान से तो। हाँ, हिमांशु में मतलब रिलेटिवली कम होंगे, और मतलब होंगे भी तो भी वैसा होगा कि सीधे बस इसमें ऐसा होता है बता के मतलब हो जाएगा, उतना टफ नहीं लगेगा आपको हिमांशु कर को एमएस करने में। बट इस वाले चैप्टर में करना जरूरी था, क्योंकि ये चीज चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगा होगा। तो अब जब इतने क्वेश्चन कर लिए ना आपने, लगभग 100-125 हमने एमएस चौहान से कर लिए, शायद 100-150 क्वेश्चन उसमें भी होंगे, तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको एल्डिहाइड कीटोन में, इसलिए ये वाला करना जरूरी था। बाकी आप और कोई भी चैप्टर अभी हिमांशु पांडे से मत करना, जब आप पूरी ऑर्गेनिक कर लो। अब अभी हमारा जो अगला चैप्टर और है लास्ट, नाइट्रोजन वाला, वो भी जब हो जाएगा, फिर पूरी ऑर्गेनिक एक बार आप अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ना, और फिर एकदम वेरी फर्स्ट चैप्टर से फिर आप हिमांशु पांडे से करना स्टार्ट करें। जिन लोगों ने एमएस चौहान ऑलरेडी की हुई है, वो लोग जब करें रिवाइज, तो कैसे करना है आप लोगों को एमएस चौहान में जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे, पहले आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं, उसके बाद में हिमांशु पांडे। तो एक तरीके से जो क्वेश्चन नहीं हुए थे वो भी हो जाएंगे फिर से, और हिमांशु पांडे भी आराम से हो जाएंगे। बट वो अभी नहीं, अभी पहले हमारा एक चैप्टर और हो जाए, फिर करेंगे इस चीज। ठीक है, और उसकी डेट क्या दी हुई है मैंने पी ब्लॉक के लिए? 20। यस सर। यस सर। ठीक है, उसको रोज आधा घंटा 1 घंटा दे दिया करो। चलिए ठीक है, एंड कर रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू सर।